Question number 39. Mr. X is an employee of a company. He supplies you the following particulars of his income. Mr. X एक एम्प्लॉई है कंपनी के, ये सारा उनका इंफॉर्मेशन दे रखा है. बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ. ऐसे तो बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन नीचे बेसिक सैलरी से रिलेटेड एक पॉइंट दिया है, वो जब आएगा उसके साथ हम इसको देखेंगे सैलरी को. ठीक है, बाकी सैलरी फुली टैक्सेबल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है. DA 50% ऑफ सैलरी. 50% ऑफ DA इंटर्स इनटू पे फॉर सर्विस बेनिफिट. ध्यान देना, जो फॉर्मेट में DA का अमाउंट लिखोगे ना, जो भी सैलरी आएगी पर ईयर उसका 50% निकालना, वो हो जाएगा डियरनेस अलाउंस. ठीक, लेकिन जो DA आएगा ना टोटल, उसका केवल 50% रिटायरमेंट पे होगा. तो अगर क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या फिर रेंट फ्री हाउस रहेगा और उसका जब सैलरी कैलकुलेट करोगे तो उसमें पूरा DA नहीं लोगे, ओरिजिनल DA का 50% लोगे, क्योंकि ओरिजिनल DA का केवल 50% ही रिटायरमेंट पे है. ठीक, आगे मैरिज बाकी फॉर्मेट में तो पूरा जो 50% ऑफ सैलरी आएगा वो पूरा फॉर्मेट में जाएगा DA के नाम से. मैरिज अलावेंस 600 पर मंथ, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है. तो मैरिज अलावेंस हो गया फुल्ली टैक्सेबल. फिर एजुकेशन अलावेंस ₹270 पर मंथ. अलावेंस एट द रेट 90 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड. अब ध्यान दो, सबसे पहले टोटल एजुकेशन अलावेंस जो मिस्टर एक्स को मिला है वो मिला है 270 रुपये प्रति महीने. लेकिन इस 270 रुपीज़ में एक बच्चों पे मिला है 90, एक पे 90, एक पे 90, मतलब 3 बच्चे थे. ये कैसे पता लगा मुझे? यहाँ बोला है कि अलावेंस जो इनको मिला था वो 90 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड था. तो 270 को डिवाइड करो 90 से, यानी कि 3 चिल्ड्रन थे. ठीक, अब जो हमने अपने वो सब बेसिक वाली वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा है कि एजुकेशन अलावेंस में केवल पर मंथ पर चाइल्ड 2 बच्चों का एग्जेम्प्ट होता है. कितना? 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड. ठीक, फिर से देख लो. एजुकेशन अलावेंस जब भी किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो हमने पढ़ा था कि 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड केवल 2 बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट रहता है. तो यहाँ 3 बच्चों को 90-90 रुपये एजुकेशन अलावेंस 3 बच्चों के हिसाब से मिला है. तो आप क्या करना, तो क्योंकि एजुकेशन अलावेंस 100 रुपये से भी कम है पर मंथ, तो 2 बच्चों का पूरा पूरा एजुकेशन अलावेंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, केवल तीसरे बच्चे का टैक्सेबल होगा पूरा. आगे बोनस 1 मंथ सैलरी. सैलरी जो भी आएगा उसका 1 महीने का जो अमाउंट होगा वो बोनस होगा. ठीक, इंटरटेनमेंट अलावेंस ₹1200 पर मंथ. तो ये प्राइवेट एम्प्लॉई है, इसीलिए इंटरटेनमेंट अलावेंस फुली टैक्सेबल 1200 इंटू 12 कर देना. ठीक है, और बोनस 1 मंथ सैलरी के बराबर है, यानी कि 1 महीने की सैलरी है 20,000, तो बोनस हो गया 20,000. ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट एट द रेट 16% ऑफ सैलरी टू RPF. ये हमने फॉर्मेट में भी पढ़ा था और प्रोविडेंट फंड वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन खुद का होता है वो ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा होता है, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे. लेकिन जो एम्प्लॉयर यानी कि मालिक का कंट्रीब्यूशन होता है RPF में, वो 12% से जो एक्सेस होता है वो लेंगे. कहने का मतलब 12% तक एग्जेम्प्ट होगा. तो यहाँ एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 16%. तो 16 माइनस 12 कर दो, 4% केवल टैक्सेबल होगा. ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया है, ध्यान से पढ़ो. इसको अब सैलरी से जोड़ के पढ़ना. ड्यूरिंग 2022-23 ही हैड रिसीव्ड 2 months basic salary as advance, which was included in the income of previous year 2022-23. तो अब इसको देखो, समझाता हूँ आपको. यहाँ बोला गया है कि जो ईयर 22-23 था उसमें मिस्टर एक्स को 2 महीने की सैलरी एडवांस में मिल चुकी थी, जो कि 22-23 में टैक्स, उस पर टैक्स भी लग चुका था. ठीक, अब इसका मतलब समझो. सबसे पहले अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि इसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे वो प्रीवियस ईयर 23-24 का होगा. कहने का मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का होगा. ठीक, यहाँ क्या बोल रहा है कि जो सैलरी यहाँ मिलनी चाहिए थी
इस वाले ईयर में, वो मिस्टर एक्स ने एडवांस में ही ले रखी थी इससे जस्ट पहले वाले ईयर में, और इस साल का जो 2 मंथ का सैलरी था वो उन्होंने इस वाले ईयर में ले भी लिया था। तो जब लिया था तो एडवांस सैलरी के नाम से यहाँ पे टैक्स लग भी चुका था। ठीक, तो जब आप इस क्वेश्चन में फॉर्मेट में जब सैलरी लिखोगे ना, तो 20,000 को मल्टीप्लाई करना 10 से, 12 से नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इस ईयर की मतलब कि 23-24 की जो 2 महीने की सैलरी थी उस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है 22-23 में, तो दोबारा थोड़ी ना लगवाओगे। इसीलिए फॉर्मेट में केवल 20,000 इंटू 10 करके लिख देना। ठीक, अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि डीए जब निकालोगे तो 10 महीने की सैलरी, नहीं, फॉर्मेट में बस लिखोगे तो 20,000 इंटू 10 करना है, क्योंकि 2 महीने की सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है जब उन्होंने एडवांस लिया था। बाकी डीए जो लोगे, साल वाला जो सैलरी होगा 12 मंथ का, उसका 50% निकालना। ठीक है, उसके बाद जो आरपीएफ में आप सैलरी लोगे वो भी 12 महीने का लोगे, जो रेंट फ्री हाउस में आप सैलरी लोगे वो भी 12 महीने का आप लोगे। ठीक है, उसके बाद he is provided rent-free house owned by the employer in a city population 11 लाख। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में दो ही केस होता है रेंट फ्री हाउस का, एक तो या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। ठीक, बाकी आप रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो जाके देख लो प्लेलिस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल इसमें चेंज भी आया है। ठीक है, तो मैंने समझा रखा है। बाकी अभी ज़रा मैं दूसरी जगह पे आया हुआ हूँ, अपने गांव आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपनी ये कॉपी नहीं लाई है जिससे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, वरना मैं आपको हमेशा क्वेश्चन में दिखाता हूँ, तो अभी मैं सीधे इसका सॉल्यूशन ही आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, ही इज ऑल्सो इन रिसिप्ट ऑफ मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹300 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। अमाउंट स्पेंट ऑन मेडिसिन ₹4,500 ड्यूरिंग द ईयर। इससे कोई भी मतलब नहीं है, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा, इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। सॉल्यूशन देखते हैं 39 का। अच्छा देखो, मैंने आपको अभी बताया कि मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर आया हुआ हूँ, गांव आया हुआ हूँ अपने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोटबुक लाया नहीं हूँ, पेन लाया नहीं हूँ ब्लू, तो इसीलिए मैं A4 शीट पे ब्लैक पेन से करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होता है। सबसे पहले टैक्सेबल क्या होता है? बेसिक सैलरी। कितना है बेसिक सैलरी पर मंथ? 20,000। तो ये तो फुली टैक्सेबल होता है, मगर मैंने क्वेश्चन में ही आपको समझाया कि जो 23-24 में सैलरी, भैया असेसमेंट ईयर 24-25 है, इसमें जो भी हम आइटम ले रहे होंगे वो 23-24 का होगा। ठीक, तो ये वाली जो सैलरी है ना, इसमें की 2 महीने की सैलरी इससे भी पहले वाले ईयर में एडवांस सैलरी के नाम पे मिस्टर एक्स ले चुके हैं। तो जब वो लिए थे ना पहले 2 महीने की सैलरी, तो फिर उसी समय उस पर टैक्स भी लग चुका था, तो अभी दोबारा थोड़ी ना उस पर टैक्स लगाओगे। तो यहाँ जब सैलरी लोगे तो केवल 10 महीने की लोगे, क्योंकि 2 महीने की सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। बाकी रेंट फ्री हाउस, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, हाउस रेंट अलाउंस, उन सब के लिए जब भी सैलरी लोगे तो पूरे 12 महीने का ही लोगे। ठीक है, तो ये हो गया 20,000 इंटू 10, 2 लाख। सैलरी के बाद दिया हुआ है डियरनेस अलावेंस। ठीक है, और वो कितना है? 50% ऑफ सैलरी। ध्यान देना, तो यहाँ लिखो 50% ऑफ। अब कई लोग गलती क्या करेंगे, ये वाले सैलरी का 50% निकाल देंगे, जबकि डीए तो बोला गया है सैलरी का 50%, यानी कि जो ईयरली सैलरी होगा उसका 50%। ठीक है, तो 1 महीने की सैलरी थी 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ये हो गया 2,40,000। ये साल का सैलरी हो गया, इसका 50% निकाल दो आप, ये कितना आ गया? 1,20,000। ये हुआ डीए। तो 1,20,000 हो गया आपका डियरनेस अलावेंस। ठीक है, बाकी जब आप रेंट फ्री हाउस या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में लोगे सैलरी, तो वो केवल रिटायरमेंट वाली लेते हैं, तो इसका जो 50% होगा वो केवल है रिटायरमेंट पे, क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। फिर मैरिज अलावेंस, ये फुली टैक्सेबल होता है। कितना रुपए मिला है मैरिज अलावेंस? 600 रुपये पर मंथ। तो 600 को
मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ये हो गया 7,200। ठीक है, तो अब हम लेंगे एजुकेशन अलावेंस। तो इसमें ध्यान देना, बोला गया है कि 270 पर मंथ है, लेकिन उसमें बोल दिया गया है कि उसमें 90 रुपये पर चाइल्ड के लिए मिला हुआ है। तो 270 को आप डिवाइड करोगे 90 से, यानी कि ये 3 बच्चों का एजुकेशन अलावेंस है। ठीक, अब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एजुकेशन अलावेंस जो है वो पर मंथ पर चाइल्ड 100 रुपये, जो 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। तो ध्यान देना, यहाँ पे पर बच्चों पे खर्चा हुआ है 90 रुपये, पर बच्चों का जो एजुकेशन अलावेंस मिला है वो है 90 रुपये। और सरकार ये कहती है, रूल ये कहता है कि 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट रहता है 2 बच्चों के लिए। यानी कि 2 बच्चों का तो पूरा एजुकेशन अलावेंस एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि वो 100 रुपये से कम है। तो टैक्सेबल किसका हुआ? केवल तीसरे वाले का, क्योंकि रूल कहता है मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से एजुकेशन अलावेंस एग्जेम्प्ट रहता है। तो इन दोनों का तो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन इस वाले जो चाइल्ड है इसका 90 रुपये टैक्सेबल होगा, क्योंकि तीसरे वाले को कोई छूट नहीं मिलता है। तो यहाँ लिख दो 90 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 9 से 108, 1080 हो जाएगा ये। ठीक है, एजुकेशन अलावेंस के बाद बोला गया है कि बोनस इज इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। तो सैलरी, एक महीने की सैलरी कितनी है? 20,000, और बोनस उसी के बराबर मिला है। तो यहाँ लिख दो 20,000 रुपीज़। ठीक है, बोनस के बाद है इंटरटेनमेंट अलावेंस। इंटरटेनमेंट अलावेंस, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉई है तो इंटरटेनमेंट अलावेंस फुली टैक्सेबल होगा, इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो 1200 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ये हो जाएगा 14,400। इंटरटेनमेंट अलावेंस के बाद दिया हुआ है कि इनका और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में 16% ऑफ सैलरी। जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है आरपीएफ में एम्प्लॉय का, वो हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा रहता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा आरपीएफ में, वो हम लेते हैं, मगर इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। कहने का मतलब 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ स्पेस छोड़ दो नीचे, सबसे पहले स्पेस छोड़ देना वहाँ पे, और लिखना कि हेडिंग डालना आरपीएफ, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले हम निकालते हैं सैलरी फॉर आरपीएफ, जिसका फॉर्मूला होता है, ये सब मैंने अलग से प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में समझा रखा है। बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, बेसिक सैलरी, ध्यान देना अब यहाँ पे ये मत करना कि फॉर्मेट में यहाँ लिखे हैं 10 महीने का, तो यहाँ भी 10 महीने का मत ले लेना। सैलरी तो पूरे साल का ही लोगे ना, वो तो 2 महीने की सैलरी पे पहले ही टैक्स लग चुका था, इसी वजह से हमने यहाँ 2 महीने की सैलरी नहीं लिए, मगर यहाँ पूरे साल की सैलरी लोगे, यानी कि 20,000 इंटू 12, तो वो आ जाएगा 2,40,000। ठीक, अब ध्यान दो डीए रिटायरमेंट, यहाँ कितना लिखे हो? सैलरी का 50%, 1,20,000, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सैलरी का 50% है डीए, और डीए का 50% जो है वो रिटायरमेंट पे है, यानी कि डीए साल का है 1,20,000, इसका जो 50% है यानी कि 60,000 रुपीज़, ये केवल है डीए रिटायरमेंट पे, बाकी 60,000 डीए रिटायरमेंट पे नहीं है। तो हमने पढ़ा यहाँ जो रिटायरमेंट पे होता है वही लेते हैं, तो केवल 60,000 लोग हैं यहाँ पे। समझ में आ गया? डियरनेस पे नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है। 2,40,000 प्लस 60,000, ये हो जाएगा 3,00,000 रुपीज़ सैलरी फॉर आरपीएफ हो गई। ठीक, अब जैसे हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं वैसे कर दो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है? सैलरी का, बेसिक नहीं, इस वाले सैलरी का, क्वेश्चन में बोला गया है कि एम्प्लॉयर ने 16% कंट्रीब्यूट किया है सैलरी का, तो इस वाले सैलरी का 16% निकालो, तो ये हो जाएगा आपका 3,00,000 का
3 लाख का 16%, 48,000। ठीक, रूल ये कहता है इसमें से 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट रहेगा, तो लेस कर दो, बेसिक नहीं, ये वाले सैलरी का। तो 3 लाख का 12%, तो ये देखो 3 लाख का 12%, 36,000। तो इसको लेस कर लो आप, ये हो गया 8 माइनस 6 2 4 माइनस 3 1। तो टैक्सेबल आरपीएफ कितना हो गया? टैक्सेबल आरपीएफ हो गया 12,000 रुपीज़। ठीक है, ये फॉर्मेट में लिख दो जाके। तो यहाँ आप लिखोगे, आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जो है वो कितना टैक्सेबल होगा? 12,000 रुपये। हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पे दे रखा है कि उन्होंने 2 महीने की बेसिक सैलरी एडवांस में ले रखी थी, तो उसका हम ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, सैलरी में हमने उसको एडजस्ट कर लिया है। फिर बोला है उनको रेंट फ्री हाउस मिला है एम्प्लॉयर के थ्रू, तो यहाँ लिखो रेंट फ्री हाउस, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, या स्पेस छोड़ दो। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस वाली आप वीडियो जाके देख लो, क्योंकि इस साल चेंज भी आया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर प्राइवेट एम्प्लॉय की बात है तो हम निकालते हैं सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। इसका फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। ठीक, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। बेसिक सैलरी ध्यान देना, जो हमने फॉर्मेट में लिया है वो है 10 महीने की सैलरी, ये रही, लेकिन यहाँ पे हम 12 महीने की सैलरी लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, वो 10 महीने की सैलरी इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 महीने की सैलरी ये एडवांस में ले चुके हैं। तो यहाँ पे आप पूरे साल की सैलरी लो, यानी कि 2,40,000, 20,000 इंटू 12 कर। ठीक, डीए रिटायरमेंट, क्वेश्चन में डीए जो हमने लिया है वो है 1,20,000, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि डीए का 50% केवल रिटायरमेंट पे है, यानी कि 1,20,000 का 50%, यानी कि 60,000 रुपीज़ जो है वो रिटायरमेंट पे है। तो यहाँ केवल रिटायरमेंट वाला आता है, डियरनेस पे नहीं है, कमीशन भी नहीं है, बोनस है 1 महीने की सैलरी के बराबर। तो 1 महीने की सैलरी कितनी थी? 20,000, तो वही हो गया बोनस। टैक्सेबल अलावेंस के नाम पे क्वेश्चन में दे रखा है इंटरटेनमेंट अलावेंस। टैक्सेबल अलावेंस के नाम पे इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लाइन से देखते हैं हम इसको। सबसे पहले दे रखा है मैरिज अलावेंस, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हुआ है ना, तो ये यहाँ पे आएगा फॉर्मेट में। तो मैरिज अलावेंस टैक्सेबल है 7,200 रुपये। ठीक है, 7,200 रुपीज़। ठीक, मैरिज अलावेंस के बाद दिया हुआ है एजुकेशन अलावेंस। तो एजुकेशन अलावेंस में ये मत करना कि 270 रुपये पर मंथ दिया है तो 217 टू 12 करके यहाँ मत लिख देना, केवल टैक्सेबल अलावेंस लेते हैं यहाँ पे। तो एजुकेशन अलावेंस में कितना पोर्शन टैक्सेबल है? 1,080 रुपये, तो वही 1,080 रुपये यहाँ पे आएगा। एजुकेशन अलावेंस के बाद बोनस तो ले चुके हैं हम, इंटरटेनमेंट अलावेंस, ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो फुली टैक्सेबल होगा 14,400 रुपये। और कोई भी अलावेंस दे रखा है क्वेश्चन में? देख लो, चेक कर लो। हाँ, इंटरटेनमेंट अलावेंस के बाद एक और अलावेंस है, देखो, मेडिकल अलावेंस 300 रुपये पर मंथ, ये भी टैक्सेबल होगा। तो फिर से देख लो, मैरिज अलावेंस था, ले लिए। एजुकेशन अलावेंस पूरा नहीं लेंगे, जितना टैक्सेबल था फॉर्मेट में केवल उतना ही लेंगे। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस ये भी लेंगे पूरा, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है। उसके बाद केवल और केवल दिए रखा है मेडिकल अलावेंस, तो 300 पर मंथ। तो साल का मेडिकल अलावेंस हो गया 300 इंटू 12। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 3,600। ठीक, 300 रुपये पर मंथ था ना, तो 3,600। समझ में आ गया? अब ऐड कर लो इन सबको,
तो इन सबको ऐड कर दो, 2,40,000, 60,000, फिर 20,000 प्लस 7,200 प्लस 1,080 प्लस 14,400 प्लस 3,600, ये आ गया 346,280। तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय वाला कंडीशन है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये हाउस ओन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर खुद या फिर एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है। तो यहाँ पे हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होता है। ठीक, अब ध्यान दो, आप लोग जिस असेसमेंट ईयर है आपका, इसमें आप लोग के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्यों, वो भी मैंने समझा रखा है। आपका असेसमेंट ईयर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, असेसमेंट ईयर है 24-25। तो आपका प्रीवियस ईयर हो गया 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 हो गया। ठीक, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल चेंज किया है वो किया है 1 सितंबर 2023 से। लेकिन आपका तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रीवियस ईयर। तो देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहले के 5 महीने पुराने रेट से सॉल्व करोगे, जो बचे हुए 7 मंथ है यानी कि 1 सितंबर से, उसको आप क्या करोगे, नए रेट से सॉल्व करोगे। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे सैलरी आ चुकी है, पॉपुलेशन कितना बोला है, 11 लाख रुपीज़, अरे सॉरी 11 लाख रुपीज़ नहीं, पॉपुलेशन कितनी है, 11 लाख लोग हैं वहाँ पे। ठीक, तो देखो जैसा मैंने बताया, अभी मैं गांव आया हुआ हूँ तो कॉपी नहीं है मेरे पास, मैं आपको मोबाइल से दिखा रहा हूँ कि जब भी पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में होता है तो फिर पुराने रेट के हिसाब से हम सैलरी का 10% लेते हैं। तो यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, 11 लाख, तो ये इसी के बीच में आएगी, तो सैलरी का 10% ले लो। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखोगे, एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ, उसमें लिखो 10% ऑफ सैलरी, बेसिक नहीं, ये जो ऊपर अभी आई है ये वाली, मल्टीप्लाई बाय, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, केवल अगस्त तक पुराने रेट से सॉल्व होगा। तो ये केवल 5 महीने के लिए लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, डिवाइड कर दो 12 से। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाओ नए वाले रेट पे। तो देखो पॉपुलेशन है 11 लाख, तो वो आएगी बिलो 15 लाख वाले कंडीशन में, तो सैलरी का 5% लेना है नए रेट के हिसाब से। तो यहाँ लिखो 5% ऑफ सैलरी, ये वाली, उसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मल्टीप्लाई कर दो 7 से, डिवाइड कर दो 12 से। ठीक, अब इसको पहले यहाँ वैल्यू पुट करो, लिखो 10% ऑफ सैलरी कितनी है, 346,280, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, डिवाइड कर दो 12 से। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखो 5% ऑफ बेसिक वाली सैलरी नहीं, यही वाली सैलरी 346,280, मल्टीप्लाई कर दो 7 से, डिवाइड कर दो 12 से। ठीक है, अब बस इसको क्या करो, सॉल्व कर दो कैलकुलेटर पे। तो देखो भाई इसको कैसे होगा ये सॉल्व। इसको सबसे पहले लिखो 346,280 का 10%, 346,280 का 10%। ठीक, उसके बाद जो भी अमाउंट आ रहा उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये हो गया 14,428.333 गया हुआ है ये, तो इसको राउंड ऑफ करके 14,428 पे छोड़ दो, 14,428। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, फिर ऐड पे आ जाओ, फिर से ये वाले पे आओ, तो लिखो 346,280 का 5%, उसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये हो गया 10। अब ध्यान दो यहाँ पे लिखा है 10,099.8333 जा रहा है, 0.8 गया है ना, तो 0.8 गया इसीलिए इसको राउंड ऑफ कर दो। अब देखो वहाँ पे 0.33 था, तो इसी वजह से हमने वहीं पे छोड़ दिया उसको। यहाँ पे क्या है, 0.8 है, तो जब 0.8 है तो यहाँ पे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जब 0.8 है ना,
तो इसी वजह से इसमें +1 कर दो, यहाँ एक बढ़ा दो, यानी कि ये हो जाएगा 10,099 की जगह इसमें +1 करो तो ये आ जाएगा 10,100। ध्यान देना इस चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खाली इसी एक से आंसर डिफरेंस आ जाएगा, इसी वजह से ध्यान रखा करो। 0.8 है, 5 से बड़ा है पॉइंट के बाद, इसी वजह से हम राउंड ऑफ कर देंगे, एक बढ़ा देंगे 10,800। सिमिलरली यहाँ पे था 8.33, पॉइंट के बाद 3 था, 5 से छोटा था, इसीलिए हमने क्या किया, हमने उसी पे छोड़ दिया। ठीक ठीक है, तो यहाँ इतने पे ही छोड़ दो, यहाँ +1 हमने कर दिया। अब इसको ऐड करो आप आपस में, तो ये हो जाएगा, देखो 14,428 प्लस 10,100, ये हो गया 24,528। तो यहाँ लिख दो 24,528। उसके बाद फर्नीचर मिला नहीं है तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, और फिर जो एम्प्लॉय अमाउंट पे करता है रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड वो लेस करने की ज़रूरत है नहीं। तो टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस हो गया हमारा 24,528, यहाँ पे पुट कर दो 24,528। रेंट फ्री हाउस के बाद क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है कि नहीं, रेंट फ्री हाउस के बाद देख लेते हैं। रेंट फ्री हाउस के बाद बोला गया मेडिकल अलाउंस, ये फुली टैक्सेबल होता है। बाकी जो अमाउंट स्पेंड हुआ है मेडिसिन पे, इसका कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना, इससे कोई भी मतलब नहीं है। बस ये मेडिकल अलाउंस को टैक्सेबल कर दो, 300 × 12 यानी कि 3,600। तो यहाँ पे लिख दो मेडिकल अलाउंस 300 है, सॉरी 3,000 नहीं है, 300 है। 300 × 12 ये हो गया 3,600। सबको ऐड कर दो फटाफट, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 1,080 प्लस 20,000 प्लस 14,400 प्लस 12,000 प्लस 24,528 प्लस 3,600, ये हो गया 402,808। 402,808 ये अभी आया है ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले फिक्स होता है ये सब मैंने फॉर्मेट यानी कि फर्स्ट वीडियो में ही बताया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना अभी फिक्स है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, 50,000। बाकी ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, इसीलिए इंटरटेनमेंट अलाउंस में डिडक्शन मिलेगा नहीं, तो उसको छोड़ दो। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स है कि नहीं इस क्वेश्चन में देख लो, एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं है, तो इसी वजह से इसको लेस कर दो। 402,808 माइनस 50,000, तो ये हो जाएगा 352,808। 352,808 ये हो गया टैक्सेबल सैलरी। ठीक।